नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है जिस पर अपन चर्चा करेंगे वो है कोरल एवं कोरल रीफ, प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां। देखिए, जो प्रवाल होते हैं या कोरल होते हैं वो सिलिंड्रेटर संघ के जंतु होते हैं वो, और ये अधिकांशतः एकल या निवही अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें एकल अथवा निवही अवस्था में पाया जाता है और ये अधिकांशतः समुद्रवासी होते हैं और पॉलिप अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी अवस्था कौन सी होती है? पॉलिप अवस्था में ये पाए जाते हैं। ये जो कोरल होते हैं या प्रवाल होते हैं वो स्वयं द्वारा स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल में बने रहते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल में रहते हैं, स्वयं के द्वारा स्रावित होता है कौन सा कंकाल? कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल में रहते हैं। अब ये जो कोरल या प्रवाल जो होते हैं वो सिलिंड्रेटर संघ में पाए जाते हैं और सिलिंड्रेटर संघ के ही दो वर्गों में पाए जाते हैं, एक तो हाइड्रोजोआ है और दूसरा है एंथोजोआ। साइकोजोआ वर्ग में कोरल नहीं पाए जाते हैं क्योंकि साइकोजोआ वर्ग में इसकी जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है मेडोसोइड स्टेज, जबकि जो अपने जो प्रवाल होते हैं वो पॉलिप अवस्था में ही प्रवाल का निर्माण करते हैं। ये तो अब अपन इसका देखते हैं इसकी संरचना कैसे होती है और इसका निर्माण कैसे होता है। एकल जो प्रवाल होता है उसकी इसका जो निर्माण और उसकी संरचना अपन देखें, निर्माण और संरचना अपन देखें तो देखिए, जो पॉलिप स्टेज होती है, पॉलिप जो अवस्था होती है, एकल जो पॉलिप होता है उसमें लैंगिक जनन द्वारा एक लार्वा अवस्था बनती है। उस लार्वा अवस्था को बोला जाता है प्लेनुला लार्वा अवस्था। ये जो प्लेनुला लार्वा अवस्था होती है ये फ्री स्विमिंग होती है, मुक्तकलावी होती है और स्वतंत्रजीवी होती है। कुछ समय ये स्वतंत्रजीवी अवस्था बिताने के पश्चात कायांतरण द्वारा ये समुद्र की तली में किसी आधार से चिपक जाता है। चिपकने के बाद ये कोरल पॉलिप का निर्माण करता है, कोरल पॉलिप का निर्माण करता है। अब ये जो कोरल पॉलिप होती है मुकुलन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन द्वारा अपनी कॉलोनी का विस्तार करते हैं। ये जो कोरल पॉलिप होती है इसके चारों ओर एक प्रोटोथीका का स्राव होता है, प्रोटोथीका लेयर का स्राव होता है। सर्वप्रथम क्या होता है? एक्टोडर्म द्वारा स्रावित बेजल प्लेट का निर्माण होता है। इसके द्वारा स्रावित एक्टोडर्म द्वारा स्रावित बेजल प्लेट का निर्माण होता है और आर्य वलनों के फलस्वरूप इसमें दृढ़ पटों के रूप में स्क्लेरोसेप्टा का निर्माण होता है, स्क्लेरोसेप्टा का निर्माण होता है। जैसे ये स्क्लेरोसेप्टा बनते हैं ये प्रोटोथीका कोरल पॉलिप के चारों ओर एक वलन के रूप में आवृत हो जाती है और जो स्क्लेरोसेप्टा के बीच में जगह होती है वहां पे कंकाली पदार्थ का जमा होता जाता है। कंकाली पदार्थ के रूप में यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना शुरू कर देता है। अब ये जो कोरल पॉलिप होता है, एकल जो कोरल पॉलिप होता है, एकल कोरल पॉलिप के कंकाल को बोला जाता है कोरेलैक। एकल कोरल पॉलिप, एकल कोरल पॉलिप के कंकाल को बोलते हैं अपन कोरेलैक। जब ये मुकुलन द्वारा अपनी कॉलोनी का निर्माण करते हैं तो बहुत सारे पॉलिप मिलके या बहुत सारे कोरेलैक मिलके कोरेलियम का निर्माण करते हैं। या यूं कहें कि बहुत सारे पॉलिप या बहुत सारे कोरेलैक को कोरेलियम बोला जाता है। ये जो एकल कोरेलैक होता है इसकी जो आकृति होती है वो प्यालेनुमा होती है। इसकी जो आकृति होती है वो प्यालेनुमा होती है। प्यालेनुमा या फूलदानुमा होती है। इसका एक आधारी भाग होता है जिसे बोलते हैं बेजल प्लेट और दूसरा भाग होता है उसे बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है उसे बोलते हैं थीका। थीका आधारी भाग को बोलते हैं बेजल प्लेट और दूसरा होता है थीका। थीका में दृढ़ पटों के रूप में जो इसको आधार प्रदान करता है वो स्क्लेरोसेप्टा होते हैं, जिसकी वजह से इसको आलंबन मिलता है। अब कुछ कोरल होते हैं वो सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, कुछ कोरल होते हैं वो सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं
और सहजीवी के रूप में कुछ शैवाल होते हैं, जैसे कि जू जयंती शैवाल जो होता है, जू जयंती शैवाल के साथ ही सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। दोनों एक साथ सहजीवी के रूप में होते हैं, कोरल और जू जयंती शैवाल। अब शैवाल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोजन का निर्माण करता है। शैवाल को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर जो कोरल्स होते हैं समुद्र की अधिक गहराई में नहीं पाए जाकर लगभग 50-60 फीट की गहराई या 50-60 फैथम तक की 50 फैथम तक की गहराई तक ही पाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा अधिक गहराई पर जाने पर इसमें क्या होता है, समुद्र की अधिक गहराई में जाने पर क्या होता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए शैवाल को प्रकाश नहीं मिल पाता। इस वजह से ये अधिकांशतः कोरल समुद्र की गहराई में नहीं पाए जाते हैं। अब जो कोरल होते हैं, कि सहजीवी जीवन से कोरल को क्या लाभ होता है। कोरल जो होते हैं वो कंकालीय पदार्थ का निर्माण करते हैं। कंकालीय पदार्थ के निर्माण के लिए इनको कार्बन की जरूरत होती है। कार्बन की जरूरत होती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, जिससे कंकाल का निर्माण होता है। कार्बन की आवश्यकता की पूर्ति इस शैवाल से होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन का निर्माण करते हैं, जिससे इन शैवालों से इनको कार्बन की आपूर्ति होती रहती है। अब कोरल कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार अपन देखते हैं। कोरल जो होते हैं मुख्यतः दो ही वर्गों में पाए जाते हैं। स्लेंट्रेटा सेल के दो ही वर्गों में पाए जाते हैं। साइकोजोआ वर्ग में किसी भी प्रकार के कोरल का निर्माण, साइकोजोआ वर्ग में जो जंतु होते हैं वो किसी भी प्रकार के कोरल का निर्माण नहीं करते हैं। हाइड्रोजोआ वर्ग और एंथोजोआ वर्ग के जंतुओं में ही कोरल का निर्माण होता है। साइकोजोआ वर्ग के जंतु कोरल का निर्माण इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि उनमें मेडुसा अवस्था ही डोमिनेट होती है और वो फ्री स्विमिंग या स्वतंत्र जीवी अवस्था में पाए जाते हैं। पहला है वो हाइड्रोकोरेलाइना। हाइड्रोकोरेलाइना कोरल जो होते हैं वो हाइड्रोजोआ वर्ग में पाए जाते हैं और ये मुख्य रूप से 3 ही वंशों में पाए जाते हैं, वैसे नीलिकोरा, डिस्टिकोफोरा और स्टाइलेस्टर। ये 3 वंशों में हाइड्रोजोअल कोरल पाए जाते हैं। इनकी जो अधिचरण होती है वो रूपांतरित होती है और कैलिकोब्लास्ट लेयर स्रावित करती है। इन हाइड्रोजोअल कोरल की जो अधिचरण होती है, एक्टोड्रम जो होती है, वो मॉडिफाइड होकर कैलिकोब्लास्टिक लेयर का स्राव करती है और यही कैलिकोब्लास्टिक लेयर से इनके कंकाल का निर्माण होता है। दूसरा जो है वो है रेड कोरल। दूसरा है वो रेड कोरल। रेड कोरल जो होते हैं वो मूल्यवान पत्थर होते हैं। इनकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा होती है और इन्हें इसी वजह से कोरेलियम नोबाइल के नाम से जाना जाता है। कोरेलियम नोबाइल के नाम से जाना जाता है और जो इसका कंकाल होता है, इस कंकाल में केनालिफेरस प्रेजेंट होता है। इसके कंकाल में केनालिफेरस प्रेजेंट होता है। इसके कंकाल में केनालिफेरस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है वो है ब्लू कोरल। ब्लू कोरल है वो हेलियोपोरा के जंतु मिलकर ब्लू कोरल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हॉर्नी कोरल। हॉर्नी कोरल है वो गोर्गोनेशिया गण में पाए जाते हैं और इसका उदाहरण है गोर्गोनिया। ठीक है, अब ये क्या होता है, हॉर्नी कोरल सींगों की तरह दिखाई देते हैं और सींगों की तरह फैल के क्या होता है
बहुत सारी कॉलोनी का निर्माण करते हैं, इस वजह से इसको ऑर्गेनिक कोरल नाम दिया गया है। नेक्स्ट है वो है ऑर्गन पाइप कोरल। ऑर्गन पाइप कोरल ट्यूबिकोरा के सदस्य ऑर्गन पाइप कोरल का निर्माण करते हैं। ये जो ऑर्गन पाइप कोरल होते हैं वो लंबे ऊर्ध्वाधर नलिकाकार कंकाल में इसके जंतु निवास करते हैं और एक एकांतरित क्रम में समांतर क्रम में ये ऊर्ध्वाधर नलिकाएं आपस में जुड़कर एज ए ऑर्गन पाइप का निर्माण करती है और ये ट्यूबिकोरा में पाया जाता है। नेक्स्ट है वो है ऑक्टाकोरेनियल कोरल। ऑक्टाकोरेनियल कोरल, जो ऑक्टाकोरेनियल कोरल होता है वो एल्साइलोनियम के सदस्यों में ऑक्टाकोरेनियल कोरल पाया जाता है, क्योंकि बाहर से दिखने पर अष्टकोणीय फलक की तरह कोरल दिखाई देते हैं। एल्साइलोनियम के सदस्यों को डेडमैन्स फिंगर्स बोला जाता है, डेडमैन्स फिंगर्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है वो हेक्साकोरेनियल कोरल। इन्हें ट्रू कोरल भी कहा जाता है या और इन्हें स्टोनी कोरल भी कहा जाता है। हेक्साकोरेनियल कोरल, ये जो हेक्साकोरेनियल कोरल है वो ट्रू कोरल होते हैं और या स्टोनी कोरल भी बोला जाता है, क्योंकि ये वास्तविक कोरल का निर्माण करते हैं। चट्टानी कोरल होते हैं और ये मैड्रिकोरा के जो सदस्य हैं वो हेक्साकोरेनियल कोरल का निर्माण करते हैं। इसके मैड्रिकोरा के मुख्य द्वारा मैड्रिकोरा में ये पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सोलिटरी होते हैं और दूसरा होता है कॉलोनियल। सोलिटरी और कॉलोनियल। सोलिटरी जो होते हैं वो फंजिया और फ्लेबेलम के सदस्यों में सोलिटरी कोरल पाया जाता है और फ्लेबेलम के सदस्यों में सोलिटरी कोरल पाया जाता है। और कॉलोनियल जो कोरल होता है वो मैड्रिकोरा में, मिडीना में, जिसको ब्रेड कोरल बोलते हैं, हैविया में, एक्रोपोरा के सदस्य आदि में कॉलोनियल कोरल पाया जाता है। ये तो हुई बात कोरल की बात, जो परवाल बनाते हैं उनकी बात हुई। अब अपन देखते हैं कि कोरल रीफ क्या होती है। कोरल रीफ देखिए, जो कोरल होता है या परवाल होता है वो एकल पॉलिप होता है और ये एकल पॉलिप परवाल होता है मुकुलन द्वारा अपनी संख्या की वृद्धि करता रहता है। तो मुकुलन द्वारा जनन करके अपनी कॉलोनी की वृद्धि करता है, जिससे ये जो एकल परवाल होता है वो एक पिंड का रूप ले लेता है और एक धीरे धीरे रीफ का निर्माण होता है, भित्ति का निर्माण होता है। टी वेलेंट जो एक वैज्ञानिक था, टी वेलेंट ने कोरल रीफ को परिभाषित किया। टी वेलेंट के अनुसार जो कोरल रीफ होते हैं वो चूने के पत्थर का एक टीला या चट्टान होती है। चूने का पत्थर का बना हुआ टीला या चट्टान होती है, जिसका ऊपरी सिरा जो होता है वो समुद्र तल के समीप होता है और ये परवाल भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा स्रावित कंकाल की बनी होती है। टी वेलेंट ने ये कहा कि जो परवाल भित्ति है वो चूने के पत्थर के समान टीला या चट्टान होती है तथा ये इसकी जो ऊपरी सतह होती है वो समुद्र तल की सतह के निकट होती है तथा ये अपने ही द्वारा स्रावित कंकाल में निवास करती है। ये जो परवाल भित्ति होती है उथले तथा छिछले समुद्री जल में पाई जाती है और वो समुद्री जल जिनका तापमान जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है, 20 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा हो उसी में पाई जाती है। इसके अनुसार अपन देखते हैं तो लगभग ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में लगभग परवाल भित्तियां पाई जाती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में ही परवाल भित्तियां पाई जाती है। इसके अनुसार अपन देखें तो इंडो पैसिफिक और सेंट्रल पैसिफिक
या बरमूडा पैसिफिक आदि समुद्री क्षेत्रों में अधिकांशतः प्रवाल भित्तियां बनती है और पाई जाती है। अब अपन देखते हैं कि प्रवाल भित्तियां कितने प्रकार की होती है। मोस्टली रूप से प्रवाल भित्तियां 3 प्रकार की होती है। पहली है वो फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ या इसे बोलते हैं झालरदार भित्ति। झालरदार भित्ति देखिए, जो झालरदार भित्ति है या फ्रिंजिंग रीफ है, इसका निर्माण जो होता है किसी द्वीप या किसी समुद्री तट के निकट होता है तथा द्वीप तथा समुद्री तट के द्वीप तथा इस झालरदार भित्ति के बीच की जो दूरी है वो लगभग 400 मीटर के बराबर होती है। लगभग 400 मीटर के बराबर होती है। ये जो झालरदार भित्ति और ये जो द्वीप है इसके बीच में लगभग 400 मीटर का गैप पाया जाता है, जो जल पाया जाता है। ये जो झालरदार भित्ति होती है, इसका जो बढ़ता हुआ सिरा होता है, ग्रोइंग जो एज होता है, इसको फ्रंट या एज बोला जाता है। एज बोला जाता है। और एक ग्रोविंग जो सिरा होता है, बढ़ता हुआ सिरा होता है, वो समुद्र की तरफ होता है। दूसरी जो भित्ति होती है वो होती है बैरियर रीफ। दूसरी जो भित्ति होती है वो होती है बैरियर रीफ या रोधी प्रवाल भित्ति। रोधी प्रवाल भित्ति ये फ्रिंजिंग या झालरदार भित्ति का ही वृहद रूप होता है। इसके बैरियर रोधी प्रवाल भित्ति और तट के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 800 मीटर से लेकर लगभग 16 किलोमीटर तक पाई जाती है। 16 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इसके जो जल होता है, ये जो जल होता है, ये जो लेगून होता है, इसकी जो गहराई होती है वो 10 से 50 कदम होती है। 10 से 50 कदम होती है। जो ये तट होता है, तट और भित्ति जो होती है, इसके बीच वाले भाग को इसे बोलते हैं लैगून। इसको बोलते हैं लैगून। तो रोधी जो प्रवाल भित्ति होती है उसमें लैगून की जो गहराई होती है 10 से 50 कदम तक हो सकती है और इसमें जलयान भी आ जा सकते हैं। इसका उदाहरण अपन बैरियर रीफ का देखें तो ग्रेट बैरियर रीफ होती है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास पाई जाती है। तीसरी जो भित्ति है वो है एटॉल। एटॉल रीफ। एटॉल रीफ को आइलैंड रीफ या लैगून रीफ भी बोला जाता है। एटॉल रीफ को आइलैंड रीफ या लैगून रीफ भी बोला जाता है और एक घोड़े के नाम की आकृति की होती है, क्योंकि ये किसी भी तट के समीप नहीं बनती है। चीजें खुले समुद्र में बनती है और ये किसी द्वीप के चारों ओर बनती है। जैसे जैसे द्वीप पानी में डूब जाता है, ये एक लैगून का रूप धारण कर लेती है और द्वीप को चारों तरफ से घेर लेती है। इसलिए इसको ये घोड़े के नाल की आकृति में होती है। किसके रूप में होती है? घोड़े के नाल की आकृति में होती है। अब प्रवाल भित्ति जो होती है उसकी निर्माण के कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं। इसमें लगभग 2 सिद्धांत महत्वपूर्ण है। एक तो सिद्धांत दिया गया था डार्विन द्वारा। डार्विन का अवतल सिद्धांत। डार्विन ने बताया कि किसी भी द्वीप के किनारे के आसपास प्रवाल बनने शुरू होते हैं। जैसे जैसे प्रवाल बनते हैं, प्रवाल बनने के फलस्वरूप सबसे पहले झालरदार भित्ति का निर्माण होता है। किसी भी द्वीप के आसपास कोरल का बनना निर्माण होना शुरू होता है और जैसे जैसे प्रवाल बनते हैं, प्रवाल वृद्धि करते हैं तो इसके बाद फ्रिंजिंग रीफ का निर्माण होता है। फ्रिंजिंग रीफ जैसे जैसे वृद्धि करती है वो झालरदार भित्ति ये बैरियर रीफ में कन्वर्ट होती है और बैरियर रीफ अंततः एटॉल रूप में कन्वर्ट होती है। इस सिद्धांत को डार्विन ने दिया था, लेकिन इसका समर्थन लेविस तथा डारा ने दिया था। दूसरा है ग्लेशियर थ्योरी। ग्लेशियर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हिमशैल के निर्माण के दौरान क्या होता है कि समुद्री जल स्तर क्या होता है? कम होता है। तो जल स्तर कम होने से क्या होता है, जैसे जैसे लहरें आती है तो कुछ मंच ऐसे लहरों के कारण बाहर निकलते हैं और इन मंचों पर जैसे जैसे हिमशैल पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, तो समुद्र का तापमान अनुकूल होने पर इन मंचों पे, खुले मंचों पे प्रवाल उड़ना प्रारंभ करते हैं, प्रवाल का निर्माण होता है और यही प्रवाल धीरे धीरे फ्रिंजिंग या बैरियर रीफ का रूप धारण करता है।